हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अपन आइसोमेरिज्म के बारे में क्या जानते हैं। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो लिखिएगा two or more than two compounds which have same molecular formula but different chemical and physical properties are known as isomers of each other and this phenomena is known as isomerism। तो आपने क्या लिखा, टू और मोर देन टू कंपाउंड जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है इसका, लेकिन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती हैं। इस टाइप के कंपाउंड्स को आप आइसोमर्स बोलते हैं और फिनोमिना को बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखो इसको अपन कैटेगराइज कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको उतार लीजिए। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो पहले मैं इसकी आउटलाइन बना देता हूं कि किस किस को अपने को पढ़ना है और फिर उसको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिएगा आइसोमेरिज्म इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसी का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको आप स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। आउटलाइन बताने बेटा इसको ध्यान रखना, कौन कौन सी में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसका दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। क्या होती है इसको अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये इसको फिर डायस्टीरियोमेरिज्म भी बोल देते हैं। डायस्टीरियोमेरिज्म भी बोलते हैं, यानी डायस्टीरियो बनते हैं, डायस्टीरियोमर्स बनते हैं। तो देखिएगा दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी होगी, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी कौन सी होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऐसे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको आगे अपन कैटेगराइज कर रहे हैं बेटा। एक तो होता है फर्स्ट यहाँ पे होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसको अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। सेकेंड होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसी को अपन सॉल्वेट भी इसी के अंदर काउंट कर लेते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। थर्ड होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फाइव है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। 6 नंबर पे पढ़ेंगे अपन लिगेंड आइसोमेरिज्म। और 7 नंबर पे अपन पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बेटा इसको अपन ने 7 कैटेगरी में डिवाइड किया और नीट में स्टार्टिंग वाली 5 आइसोमेरिज्म में इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए।
अभी तक इनके बारे में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इस 5 के बारे में बहुत बार क्वेश्चन नीट में आता है। तो अपन इसके आउटलाइन बनाई, आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर। फिर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। फिर इसको अपन स्टीरियो को ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऐसे देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा होगा, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, इसी के अंदर अपन सॉल्वेट भी पढ़ेंगे, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, लिगेंड और पॉलीमराइजेशन। इसको उतार लीजिए, ये इसकी आउटलाइन है जिसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लिया होगा आपने साथ में। अब देखो आगे अपन इसमें से पहला पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो जिसके साथ में भी आइसोमेरिज्म वर्ड लगा होता है जनरली वो प्रॉपर्टीज ही डिफर मिलती हैं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इट मींस क्या डिफर मिलेगा, स्ट्रक्चर डिफर मिलेगी। तो देखिएगा यहाँ पर अपन फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लिखो फर्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, क्या डिफर मिलेगी, स्ट्रक्चर। बाकी चीज तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर डिफर। तो उनको अपन क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और फिनोमिना को क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिएगा वही डेफिनेशन है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different structure are known as structural isomers and phenomena is known as structural isomerism। तो यहां पर आइसोमेरिज्म वर्ड किसके साथ में लगा है, स्ट्रक्चर के साथ में। इट मींस आपको क्या डिफर मिलेगा, स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट लिखोगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो आइसोमेरिज्म वर्ड किसके साथ में, आयोनाइजेशन। इट मींस आयोनाइजेशन के बाद में जो बनने वाले आयन है वो डिफर मिलेंगे। दोबारा से बता रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर, क्योंकि इसी का पार्ट है। फिर आगे क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या डिफर मिलेंगे, आयंस डिफर मिलेंगे। देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसके एग्जांपल से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिखेंगे this isomerism is exhibited by those ionic complex, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, ionic complex, those ionic complex in which a simple anion present in ionization sphere and can act as ligand। देखो ये इसकी कंडीशन बताइए, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होगी, जब आपको ये बताया था 2 पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। जब आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट हो, एनाइन, कोई एनाइन प्रेजेंट हो, और वो एनाइन के साथ साथ में किसकी तरह बिहेव कर सकता हो, लिगेंड। जैसे क्लोराइड होता है, एनाइनिक पार्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर हो, ये कंडीशन है। अब आइसोमेरिज्म शो कैसे होती है, ये तो कंडीशन की कौन सी कंडीशन में हो सकती है, अब होगी कब, जब, ध्यान देना पहले मैं बोल रहा हूं, जब ये एनाइन होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, ये अंदर प्रेजेंट किसी
नेगेटिव लिगेंड के साथ में एक्सचेंज कर जाएगा। दोबारा से बोल रहे, जब एनाइन जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट किसी नेगेटिव लिगेंड के साथ में एक्सचेंज करेगा, तो वहां पर आयनाइजेशन के बाद में डिफरेंट आयंस का फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब रिमेन सेम। तो पहली कंडीशन आपको बताई कब होगी? दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स इन विच ए सिंपल एनाइन लाइन इन आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कैन एक्ट एज लिगेंड। आगे देखो, इफ this anion exchange with negative ligand that present in coordination sphere, that present in coordination sphere and resulting complex produce different ions। क्लियर हुआ क्या बताया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर है। आयनाइजेशन स्फीयर में सिंपल कोई एनाइन है, वो लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट किसी नेगेटिव लिगेंड के साथ में एक्सचेंज कर जाता है और रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट आयन। तो इस कंडीशन में क्या होगी आपकी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। साथ में ये चीज भी लिख लेना, यहां पर दोनों कॉम्प्लेक्स में जो भी एक्सचेंज के बाद में मिला और पहले, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स सेम। उतारिए इसको, एग्जाम्पल से पूरा अपन इसको डिस्कस कर रहे, डिटेल में बता रहे। देखो उतार लिया, देखो देखिए इसके बारे में। जैसे मैंने यहां पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, COClBr.5NH3। यहां पे बेटा वर्नर थ्योरी है, वो भी रिपीट हो जाएगी आपकी। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कोबाल्ट का कितना है? +2। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? याद करो, वर्नर थ्योरी में अपन ने पढ़ा था, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, और कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन हो या कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पहले किससे सेटिस्फाई होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, न्यूट्रल से। रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं होता तब क्या आता है? आयनिक। देखो तो यहां पर आप देखोगे दो प्रोबेबिलिटी है, दो कंडीशन बन रही है। कौन कौन सी? पहला तो देखो 5 अमोनिया हो गया, लेकिन आपको तो कितना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो एक बार मान लेता हूं मैं कि Br अंदर आ गए, तो कौन बाहर रहेगा? Cl। लेकिन ये जरूरी नहीं है, यहां पे ये भी तो दे सकता है दूसरा कॉम्प्लेक्स की, ये भी प्रोबेबिलिटी है NH3 यहां पे कौन बाहर है? Br। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर। आयोनाइजेशन के बाद में एट आयोनाइजेशन, इसका आप आयोनाइजेशन करते हैं तो आयोनाइजेशन करने पे ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? आयनिक कॉम्प्लेक्स क्लोराइड आयन। ये आयनिक कॉम्प्लेक्स आपको देगा Cl-। इसको आपने आयनाइज किया तो ये क्या होगा? CONH3 और Br-, ये देगा। तो आयनाइजेशन के बाद में आपको क्या मिल रहा है? डिफर आयन। साथ में यहां पर ये भी कर सकता है कि इसकी रिएक्शन आप एक्सेस AgNO3 के साथ मान लो करवा दी, दोनों ही कंडीशन में एक्सेस
AgNO3। तो यहां पर आप देखोगे किसका फॉर्मेशन होगा, AgCl। AgCl इसकी व्हाइट पीपीटी बनेगी, और यहां पर AgBr है, और AgBr होती है उसकी येलो पीपीटी होती है। तो यहां पे आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर था, आयनाइजेशन के बाद में डिफरेंट आयंस दे रहा है, और एक्सेस AgNO3 करवाने पर क्योंकि आयन डिफर होंगे तो बेटा पीपीटी भी क्या मिलेगी, डिफर। मैं इसको इंक पिला देता हूं, तब तक आप इसको उतारिए। माइंड में सेट रखना, आयनिक कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर अपन ने देखा आयनाइजेशन के बाद में क्या दे रहा है, डिफरेंट आयंस। तो यहां पे कैसी पीपीटी है, AgCl की वाइट पीपीटी होती है, वाइट पीपीटी। और यहां पर क्या होगा, AgBr है, और AgBr की क्या मिलती है, येलो पीपीटी। तो यहां पे देखो ये दो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मान लो A है, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, B। इसके अंदर हुआ क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक्सचेंज ऑफ आयंस ही तो है, एक्सचेंज ऑफ आयंस किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यहां पे आप लिख लेना कि आइसोमेरिज्म कब होती है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये थी आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया कैसे करना है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर में अगर आयन प्रेजेंट है तो नेगेटिव, ये आपस में क्या करेगा, नेगेटिव लिगेंड के साथ में एक्सचेंज। तो यहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो एक्सचेंज ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयंस आकर बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखो ऐसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लेते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया आपने, CO SO4 Cl 5NH3 ले रहे। यहां पे आपने देखा कोऑर्डिनेशन, यहां पर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, ये कैलकुलेट करना अपन सीख चुके हैं। +3 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो दो कंडीशन बनेंगी, पहली CO पहले न्यूट्रल कितने हैं, 5 अमोनिया, तो एक बार Cl अंदर चला गया, क्या बाहर रहेगा, सल्फेट। दूसरे में क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी, CONH3 होल 5 SO4 Cl। तो यहां पे देखो आयनाइजेशन के बाद में क्या देगा, सल्फेट। आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट जो भी आयन होता है उसका आयनाइजेशन होगा, तो यहां पे कौन सा आयन मिलेगा, सल्फेट। यहां पे कौन सा आयन मिलेगा, क्लोराइड। अगर मान लो कि मैं इसके रिएक्शन करवा रहा हूं एक्सेस बेरियम क्लोराइड मान लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक्सेस बेरियम क्लोराइड, एक्सेस में बेरियम क्लोराइड इसके साथ में। तो यहां पे बेटा ये कैटाइन है बेरियम प्लस, ये सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, इसकी व्हाइट पीपीटी आएगी। जबकि बेरियम क्लोराइड है, इसके पास में तो क्लोराइड पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहां पर प्रिसिपिटेट इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफर आयन आता तभी तो पीपीटी के अंदर जाएगा, ये तो पहले से प्रेजेंट है ही। ध्यान दिया आपने, क्या हुआ यहां पर, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर। सल्फेट बाहर था, वो अंदर चला गया, Cl अंदर था, वो कहां गया, बाहर। तो एक सिंपल एनाइन है, वो अंदर वाले नेगेटिव लिगेंड के साथ में एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
क्लियर? नेक्स्ट बता लिया। चलो सेकंड लिखेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलेंगे अपन। देखो अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, और इसी के अंदर सॉल्वेट को भी डिस्कस करेंगे। देखो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म जहां पर वाटर है, H2O है, वो लिगेंड के साथ साथ में क्रिस्टलाइन वाटर की तरह बिहेव करे, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो, साथ में वो बाहर किसी आयन के साथ में एक्सचेंज कर जाए। अभी अपने पढ़ाते ही तो आयनाइजेशन हो गए, नहीं आयन आयनाइजेशन में दोनों आयन्स एक्सचेंज होते हैं, यहां पर वाटर एक्सचेंज हो रहा है, वाटर आयन नहीं होता है, ये तो मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। फिर से बोल रहा हूं, देखना साथ साथ में लिखना, दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखेंगे कौन से कॉम्प्लेक्स, दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स, दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स विच हैव H2O एज लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, आयनिक। इसका मतलब आयनाइजेशन स्फीयर तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए। दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स इन विच, या दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स विच हैव H2O एज लिगेंड and it exchange with a simple anion, it exchange with a simple anion which present in ionization sphere, विच प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर। देखो यहां पे क्या बताया कि ऐसे आयनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें H2O लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, सिंपल आयन एक्सचेंज कर रहा है। इसका मतलब आयन किसके अंदर जा रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये तो इससे पहले पढ़ ही चुके हैं अपन। अगर एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जा रहा है तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, लिगेंड की तरह। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, उसका एक्सचेंज होगा, क्या होगा, आयनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का किसके साथ में एक्सचेंज हुआ, किसी सिंपल एनाइन के साथ में, जो कहां पर प्रेजेंट है, आयनाइजेशन स्फीयर में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ H2O with anion complex remain ionic, complex remain आयनिक। इसका मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया तब भी आयनिक रहना चाहिए। इसका मतलब वाटर के साथ साथ में कोई एनाइन प्रेजेंट रहना चाहिए। फिर से बता रहे, ऐसे आयनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर का क्या कर रहा है, किसी एनाइन के साथ में एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन एक्सचेंज होने के बाद में भी आयनाइजेशन स्फीयर में कोई आयन प्रेजेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद में क्या, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ वाटर विथ एनाइन कॉम्प्लेक्स रिमेन आयनिक, यानी आयनाइजेशन स्फीयर में अभी भी क्या रहना चाहिए, कोई एनाइन प्रेजेंट रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ पे गलतियां करके आते हैं जब इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जाते हैं। तो बेटा आपको गलतियां नहीं करनी, आपको क्या ध्यान रखना है, पहले भी आयनिक था और बाद में भी आयनिक है। क्लियर हुआ? अब बताते हैं एग्जाम्पल। देखो मान लो कि मैंने लिखा CO, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cl3.6s2, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका अगर अपन बनाए आइसोमर तो क्या बनाओगे, COH2O6 Cl3, ये बन गए। अब यहां पे देखो वाटर ये एक्सचेंज कर सकता है क्योंकि वाटर है,
इट कैन बिहेव एज लिगेंड एज वेल एज क्रिस्टलाइन वाटर, यानी बाहर भी जा सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज भी कर सकता है। तो यहां पे देखो क्या होगा, CO H2O5, एक Cl अंदर चला गया, Cl2 डॉट S2, आयनाइजेशन स्फीयर है। देखो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। और देखो CO H2O हॉल फॉर Cl2 Cl, एक और का एक्सचेंज कर गया, डॉट 2S2। पहला वाला पार्ट केटाइन, ये एनाइन प्रेजेंट, इसका मतलब ये आयनिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव। नेक्स्ट देखो एक और कर गया, H2O हॉल 5 सॉरी हॉल 3, एक और वाटर बाहर गया, तो 4 से क्या हो जाएंगे 3, डॉट 3S2O। क्या यहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर है क्या? नहीं। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा? नहीं। चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया था, इसमें चार्ज कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +3। चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स पार्ट में प्रेजेंट लिगेंड के चार्ज का सम, उस कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट का। तो यहाँ पे +3 -3 कितना हो जाएगा? 0। तो क्या यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर है क्या? नहीं। तो क्या कॉम्प्लेक्स रिमेन आयनिक? नहीं। तो ये इसका आइसोमर नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करता है किसी भी एनाइन के साथ में, तो एक्सचेंज होने के बाद में भी वो क्या बना रहना चाहिए? आयनिक ही बना रहना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? आयनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ओके, उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो देखो। इसी के अंदर अपन ने पढ़ा था सॉल्वेंट। अगर वाटर के अलावा कोई न्यूट्रल लिगेंड है, वो ये बिहेव शो करता हो, तो उसको अपन बोल देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो अपन ये कह सकते हैं इफ न्यूट्रल सॉल्वेंट लाइक ईथर, अमोनिया, पायरिडीन, थायोईथर, act as ligand and show above phenomena, then this isomerism is known as solvent isomerism। वाटर होगा तो बेटा क्या होगा? हाइड्रेट। वाटर के अलावा कोई न्यूट्रल सॉल्वेंट, अमोनिया, पायरिडीन या इथाइलिन डाइएमीन भी लिख सकते हैं, इन, ये अगर इसकी तरह बिहेव करते हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। देखो जैसे मैंने ये दे दिया CONH3 हॉल 6 Cl3, यहां पर अमोनिया सॉल्वेंट की तरह है और लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो इसके साथ एक्सचेंज कर रही है। मान लो ये दे रखा आपको CONH3 हॉल 5 Cl2 डॉट NH3। तो यहां पर वाटर नहीं है, वाटर होता तो क्या होती है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब इसको क्या बोल देंगे अपन? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और भी कर सकता है, थर्ड वाला और बना देते हैं, CONH3 हॉल फॉर Cl2 Cl डॉट 2NH3। कंडीशन वही है, कॉम्प्लेक्स क्या रहना चाहिए? आयोनिक। क्लियर हुआ? तो अगर यहां पर वाटर के अलावा दूसरा कोई न्यूट्रल लिगेंड जो सॉल्वेट की तरह बिहेव करता हो और वहां पर ऐसा एक्सचेंज करता है, तो इसको अपन बोल देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और बता देता हूं मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं। इरिडियम EN हॉल थ्राइस, इथाइलिन डाइएमीन होता है ना, बाइडेंटेट, Br3। तो यहां पर देखो एक तो ये हो गया, दूसरा देखेंगे यहां पर इन बाहर जाएगा, एक इन बाहर जाते ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 4 होना कितना चाहिए? 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल रिमेन सेम। तो यहां पे कितने ब्रोमीन? मोनोडेंटेट है ना, तो एक बाइडेंटेट जाएगा, तो कितने मोनोडेंटेट को आना पड़ेगा? 2, एक Br डॉट इन।
क्लियर हुआ? ओके, तो ये थी आपके पास में सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। उतारिए इसको। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म पे। लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उतारिए इसको। अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में थर्ड पढ़ रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नाम से क्लियर हो रहा है लिंकेज, इसका मतलब बाइंडिंग साइट जब अटैच होंगे तो वो आपको क्या मिलेंगे, डिफर। लिगेंड सेम हो लेकिन बाइंडिंग साइट डिफर हो, ये किसके अंदर होता है, एम्फीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर पाया जाता है। तो देखिएगा मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CONO2 हॉल 6 और 3 नेगेटिव एंड COONO2 हॉल 6 3 नेगेटिव। तो बेटा यहां पर आप देखोगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफर क्या होगा, यहां पर तो बाइंडिंग साइड क्या होगी इसकी, नाइट्रोजन, और यहां पर इसकी बाइंडिंग साइड क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जिसके बेसिस पे अगर कलर वगैरह भी आप देखना चाहो तो इसका कलर होता है रेड टाइप का कलर आता है जब ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहां पर इसका येलो कलर होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है, उसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, वो लिगेंड जो एम्फीडेंटेड लिगेंड है वो मस्ट बी मोनोडेंटेड लिगेंड, वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करना चाहिए। देखो कैसे, जैसे यहां पे तो मिल जाएगी, ये वाला तो शो करेगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा NO2 या आपने ये बना दिया FeNO2 हॉल 6 3+, ये बनाए। तो यहां पर आप ये देखोगे एक बार तो यहां पर ये NO2 है, ये अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट हो सकती है इस टाइप से, और ऐसी दूसरी बाइंडिंग साइट कौन सी होगी इसकी, ऑक्सीजन 3 नेगेटिव। दूसरी बाइंडिंग साइट यहां पे हो जाएगी ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। लेकिन ये मान लो कि NO2 होता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बेटा बिहेव कर सकता है, और आपको ये कोई कॉम्प्लेक्स बनाकर आपको दे रखा है FeNO2 हॉल 3 नेगेटिव। तो आपने यहां पे देखा आयरन है, या 3+ कर देता हूं मैं, इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, Fe पे चार्ज कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो ये वाला ही बना के छोड़ देता हूं, +3 है। तो +3 के केस में यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, अपन ये जानते हैं 6 होता है। तो यहां पर आप देखोगे इसका मतलब यहां पर देखो ये x एक NO2 पे -13 पे कितना होगा, -3 = 0, देन x = कितना होगा, +3। तो यहाँ पर आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, और +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर NO2 उसके नंबर तो 3 ही है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर ये बिहेव करेगा बाइडेंटेड लिगेंड की तरह, इस टाइप से बिहेव करता है, बाइडेंटेड लिगेंड है उसकी तरह बिहेव करेगा, इस टाइप से इसकी बाइंडिंग साइट होंगी, ये NO2 इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, अभी बताएंगे और डिटेल में इसको। इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको आप देखा तो यहां पर तो बाइंडिंग साइड क्या, ऑक्सीजन ही है, इस केस में यहां पर बाइंडिंग साइड क्या होगी, ऑक्सीजन। तो ये वाला डज नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बेटा ध्यान देना, पहला पॉइंट, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसमें मिलेगी, एम्फीडेंटेड लिगेंड के अंदर, और एम्फीडेंटेड लिगेंड मस्ट बी एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता तो वहां पर जनरली नहीं मिलती है। इसको उतारूं, पूरा डिटेल में बताता हूं इसको। तो ऐसा दे रखा हो आपको, तो बाइंडिंग साइड नाइट्रोजन भी हो सकती है, बाइंडिंग साइड ऑक्सीजन भी, तो यहाँ पे तो मिलेगा। जबकि यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, और बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है उस केस में यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइंडिंग साइड तो चेंज होगी नहीं ना, यहाँ पर नाइट्रोजन और बाइंडिंग साइड में नहीं जाएगा। देखो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में इसके लिए आपको ये एग्जांपल बताए, अब इसको और डिटेल में बता रहा हूं मैं। दिस आइसोमेरिज्म
is exhibited by amphidentate ligand. एम्फीडेंटेड लिगेंड यानी वहां पर कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एम्फीडेंटेड लिगेंड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए. तो दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय एम्फीडेंटेड लिगेंड एंड एम्फीडेंटेड लिगेंड मस्ट एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड. और ये एम्फीडेंटेड लिगेंड है वो किसकी तरह बिहेव करना चाहिए आपके पास में, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह. लेकिन थायोसल्फेट में जब ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है तब भी वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है. कैसे होती है उसको बता रहे हैं. हाउएवर थायोसल्फेट कैन शो linkage isomerism in monovalent as well as bivalent या bidentate बोल देते हैं. monodentate as well as bidentate. जबकि थायोसल्फेट है वो मोनोडेंटेट के केस में भी और बाइडेंटेट के केस में भी लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. तो देखो दोबारा से बोलने क्या बताया, जब भी कोई एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है एटलीस्ट वन एम्फीडेंटेड लिगेंड वहां पे होना चाहिए तब लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकती है. तो दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय एम्फीडेंटेड लिगेंड या वहां पर एटलीस्ट वन एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए. एम्फीडेंटेड लिगेंड मस्ट एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड. हाउएवर thiosulfate can show linkage isomerism in monodentate as well as bidentate. यानी मोनोडेंटेट के केस में भी बिहेव कर सकता है और बाइडेंटेट में भी ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. देखो कैसे, जैसे NO2 की मैं बात करूं तो बेटा NO2 तो ये होता है, ये NO2 है, NO2 है, NO2 नेगेटिव है ऐसा. तो यहाँ पे मेटल है या तो ये जुड़ेगा, ये पॉसिबल होगा, या फिर मैं ये बता देता हूं ये ऑक्सीजन है इससे जुड़ेगा. मेटल नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, मेटल ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है. किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड. तो यहां पे भी पॉसिबल होगी, यहां पे, यानी इस केस में पॉसिबल होगी. अगर ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तो बेटा बाइडेंटेड की तरह जब ये बिहेव करता है तो यहां पे ये दोनों ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट के अंदर आती हैं. ऐसे 4 मेंबर रिंग हालांकि स्टेबल नहीं होती लेकिन देखा हो तो ऐसे कंसीडर करेंगे अपन. ये वाला तो यहाँ पे पॉसिबल होता, 4 मेंबर तो बन जाती है. लेकिन अगर आप ये सोचो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर यहाँ पे बॉन्ड बना लेते, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बना लेते तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती थी, बाइंडिंग साइट अलग होगी. लेकिन यहाँ पर आप देखो 3 मेंबर रिंग, जो कि ऐसा कंपाउंड बनता ही नहीं इस केस में, ये वाला पॉसिबल हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर क्या ये तो पॉसिबल होता जबकि ये वाला पॉसिबल नहीं है. इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म बाइडेंटेट की केस में पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आप थायोसल्फेट देखो सल्फेट क्या होता है, SO4 नेगेटिव, थाइवर्ड आ रहा है, इसका मतलब अपन ने क्या किया है, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया है, सल्फर से. देखो थायोसल्फेट है, ऑक्सीजन की जगह क्या डाल दिया, सल्फर. ये होगा. तो यहां पर बाइंडिंग साइट है वो ये वाली ऑक्सीजन हो सकती है, ऐसे मेटल से जुड़ सकता है, या यहां पे बाइंडिंग साइट है ये सल्फर हो सकता है, ये मेटल से जुड़ सकता है. तो मोनोडेंटेड लिगेंड है उसके केस में तो पॉसिबल है ही. देखो थायोसल्फेट है उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, यहां पर बाइंडिंग साइट कौन सी है, सल्फर. तो इसके केस में पॉसिबल हो गए इन वाले केस में. ऐसे देखो जब ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा तब देखो क्या होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है थायोसल्फेट के अंदर, ये वाले ऑक्सीजन है, ये वाले ऑक्सीजन ये मेटल के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं दोनों ऑक्सीजन. कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4, हालांकि ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी कंसीडर करते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है. ऐसे यहां पर देखो ये वाला भी बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया वैसे यहाँ पर जो सल्फर है
वो भी मेटल के साथ में बॉन्ड बना सकता है, इसके पास में भी लॉन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर लिंकेज किसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइडेंटेट के केस में, और यहाँ पर लिंकेज क्या, सल्फर और ऑक्सीजन, तो लिंकेज चेंज हो गया ना। देखो यहाँ पर O, यहाँ पर क्या होगा OS, तो लिंकेज चेंज हो जाता है, वहां पर क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बेटा ध्यान रखना, ये वाला सिर्फ थायोसल्फेट के केस में, बाइडेंटेट के केस में लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है, अदरवाइज मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं उसी केस में आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलती है। तो आपको क्या बताए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होगी, जब एटलीस्ट 1 एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। और अपन ने पढ़ा एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्फीडेंटेड लिगेंड जिसके पास में 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एक बार में क्या करता है, एक के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एम्फीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर बेटा मोनोडेंटेट के केस में ही होता है जनरली, लेकिन अगर थायोसल्फेट हो तो वहां पर बाइडेंटेट के केस में भी हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन से बताते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ये बेटा लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिंकेज कब होगी, जब एम्फीडेंटेड लिगेंड होगा, एटलीस्ट 1 एम्फीडेंटेड लिगेंड होगा, और एम्फीडेंटेड लिगेंड मस्ट एक्ट मोनोडेंटेड लिगेंड। बट इन केस ऑफ थायोसल्फेट बाइडेंटेड हो और मोनोडेंटेड हो, दोनों केस में लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, क्योंकि बाइंडिंग साइट अलग मिलती है, अपन ने देखा। कैसे लिखना, एक लिखो साथ साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, या और कौन कौन सी शो कर सकता है, सभी अपन डिटेल में देखेंगे। पहला ऑप्शन है, लिखो PT NO2 H2O का हॉल्ट वाइज इन Br3, ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये वाला कंसेप्ट करो, आप इसको कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो इससे पहले जितनी भी आइसोमेरिज्म है सारी क्लियर हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपके पास में इरिडियम NO2 थायोसाइनेट H2O NH3 का हॉल थ्राइस Br, उतारो इसको भी। थर्ड AgS2O3 हॉल ट्वाइस 3 नेगेटिव, और फोर्थ लिख लेते हैं RH NO3 H2O En ट्वाइस एंड Br। बेटा 4 ऑप्शन है, इसमें देखोगे कि पहले वाला कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, अभी तक जो भी अपन ने पढ़ी, सेकंड वाला कौन सा करेगा, थर्ड कौन सा करेगा, फोर्थ कौन सा करेगा। करो इसको, इधर उधर ध्यान देना बंद करो, इसको करो। अगर ये हो गया तो अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा वो सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो फर्स्ट कंसंट्रेट करना, अब आपको पहले लिंकेज देखना है। तो NO2 तो क्या है आपका एम्फीडेंटेड लिगेंड, और एम्फीडेंटेड लिगेंड आते ही बच्चों के माइंड में क्या आता है कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि जनरली यही पढ़ाया जाता है कि जिसके पास में भी एम्फीडेंटेड लिगेंड हो वो क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंसेप्ट ध्यान में रखो आप, वो कैसा होना चाहिए, मोनोडेंटेड होना चाहिए, तब होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया आपने, देखो ये माना X, NO2 नेगेटिव होता, वाटर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, -3 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू +4, और प्लेटिनम की जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो सबसे पहले वो जो आपका इन्फिडेंटेड लिगेंड है, क्या रियल में वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये देखना अपने को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हुआ, 6। अब देखते हैं, इन बाइडेंटेड होता है तो 2 तो इससे हो गया, ये मोनोडेंटेड है लेकिन नंबर 2 तो 2 इससे हो गया। अब देखो NO2 जनरली क्या होता है, मोनोडेंटेड, लेकिन यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 पूरा करना है ना। प्लेटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 मिलता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो +4 में कितना होगा 6, तो ये बाइडेंटेड 2, ये मोनोडेंटेड है, 1 से 1 बनेगा, 2 से 2, इसका तो एक ही नंबर दे रखा है, इसका मतलब इट एक्ट एज बाइडेंटेड। और अगर कोई एम्फीडेंटेड लिगेंड बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता तो वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होती, सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, कब,
थायोसल्फेट। क्लियर हुआ? तो अपन ने क्या पढ़ा? एम्फीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए और वो एम्फीडेंटेड लिगेंड मस्ट एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड एक्सेप्ट थायोसल्फेट। तो यहां पर लिंकेज तो नहीं हुई, नहीं होगी ना? हाँ, ये पूछा और बच्चे गलतियां करके आते हैं। अब देखो आगे, क्या यहां पे आयनाइजेशन पॉसिबल है? NO2 बाहर चला गया, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कितने ब्रोमीन अंदर आ जाएंगे? 2। किसका चेंज हो गया? आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो यहां पर कौन कौन सी पॉसिबल है? आयनाइजेशन, ये पॉसिबल है, लिंकेज तो नहीं होगी। दूसरा वाटर है, एक वाटर बाहर गया, एक ब्रोमीन अंदर आया, बाहर की तरफ जाएगा। याद करो हाइड्रेट में अपने क्या किया था? वाटर का किसी सिंपल एनाइन से एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद में जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना चाहिए? आयनिक ही रहना चाहिए। तो एक का चेंज होगा तो आयनिक ही बना रहेगा, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल होगा? हाइड्रेट, हाइड्रेट भी पॉसिबल। तो आयनाइजेशन होगा और हाइड्रेट। इसमें देखो इरिडियम, ये एम्फीडेंटेड लिगेंड, ये एम्फीडेंटेड लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर इसका आपने कैलकुलेट किया कितना? -1, ये तो न्यूट्रल होगा, -1 = 0, देन x = +3, और +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। देखो 3 तो इससे हो जाएंगे, सारे मोनोडेंटेड है, 3, 4, 5, 6, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मोनोडेंटेड। और एम्फीडेंटेड लिगेंड जब मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं तो वहां पर क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। तो यहां पर लिंकेज होगी। इसके अलावा भी देख लेते हैं, लिंकेज तो होगी। साथ में देखो आयोनाइजेशन, NO2 बाहर चला गया, Br अंदर आ गया। आयंस का एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। क्या पढ़ा था आयनाइजेशन में? अपन ये पढ़ा था कि कोई सिंपल एनाइन है जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट हो और ये किसी नेगेटिव लिगेंड के साथ में एक्सचेंज कर जाए तो वहां पे क्या होगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन भी हो जाएगा, Br चेंज करेगा, तो आयोनाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखो हाइड्रेट होगा या नहीं होगा? हाइड्रेट में वाटर एक्सचेंज करेगा, वाटर बाहर गया, Br अंदर गया, तो याद देखो यहाँ पर बाहर कोई एनाइन प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो आयनिक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जबकि अपन ने पढ़ा था कि जब भी वाटर चेंज करते हैं तो वो आइसोमर ही कंसीडर करते हैं जहां पर एक्सचेंज होने के बाद में भी कॉम्प्लेक्स कैसा रहे? आयनिक। तो यहाँ पर वाटर बाहर गया, Br अंदर आया, तो ये तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो हाइड्रेट यहाँ पे नहीं होगी। ये देखो इसका तो आयनाइजेशन स्फीयर दे ही नहीं रखा, तो अपन हाइड्रेट वाटर नहीं है, कोई आयन भी नहीं दिखा रखा, तो इसका मतलब आयनाइजेशन भी नहीं बता सकते। यहाँ पर क्या? थायोसल्फेट। और आपको ये पता थायोसल्फेट है वह मोनोडेंटेड होता है, बाइडेंटेड के तरह बिहेव करे, वो हमेशा क्या करता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। और यहाँ पर तो Ag क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, थायोसल्फेट है, माइनस कितना होता है? एक पे -1, 2 पे -4, 3 नेगेटिव, +1 में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो मोनोडेंटेड की तरह वैसे। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या यहाँ पर आपको कोई एम्फीडेंटेड लिगेंड लग रहा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। NO2 है ना बेटा इसके पास में, नाइट्रोजन पे लोन पे नहीं है अभी यहाँ पे, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही बाइंडिंग साइट होगी। नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर नहीं है, तो कोई एम्फीडेंटेड लिगेंड तो है ही नहीं, तो लिंकेज तो नहीं होगी। वाटर बाहर चला गया, Br अंदर आएगा, एक Br बाहर बचा रहेगा, तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रेट भी होगी, हाइड्रेट तो होगी। साथ में यहां पर NO3 नेगेटिव लिगेंड है, Br अंदर आए, ये बाहर है, Br और NO2। आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयंस का एक्सचेंज पॉसिबल है ना? नेगेटिव लिगेंड है, सिंपल एनाइन है जो लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तो इनका आपस में जब एक्सचेंज होगा तो यहां पर क्या होगी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतारिए। तो अपन ने क्या पढ़ा? लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म कहां पे होती है? जहां पर एटलीस्ट वन एम्फीडेंटेड लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड मस्ट एक्ट मोनोडेंटेड, जबकि थायोसल्फेट में एम्फीडेंटेड लिगेंड मोनो चाहे डाई हो, दोनों केस में वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। उतारिए इसको। उतार लिया? एक और बताते हैं, एक और क्वेश्चन करवाते हैं जो नीट में पूछा हुआ भी है।
FeNH3 हॉल फॉर H2O ClBr can show linkage isomerism, ionization isomerism, third hydride isomerism, and fourth टू एंड थर्ड यानी आयनाइजेशन और हाइड्रेट। तो पहले तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या आपके पास में एम्फीडेंटेड लिगेंड है क्या? नहीं। और जब एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। सेकंड देखो आयोनाइजेशन, आयंस का एक्सचेंज पॉसिबल है, एनाइन है, नेगेटिव लिगेंड आपस में एक्सचेंज, Cl बाहर आ गया, Br अंदर चला गया, तो आयोनाइजेशन तो हो गया। हाइड्रेट, वाटर अगर बाहर चला गया, Br अंदर चल गया, तो ये तो कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। जबकि आपको बताया था हाइड्रेट के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है तब वहां पर कॉम्प्लेक्स कैसा रिमेन होना चाहिए? आयनिक। तो यहाँ पर आयनिक पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही एनाइन वो अंदर आ गया तो बाहर H2O का कोई भी इसके साथ में एनाइन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? आयनाइजेशन। ऐसे देखो मेरे को ये बताओ, एक कॉम्प्लेक्स ए है FeNO2 H2O4 या H2O5 करता हूं, H2O5 Cl, FeCl H2O5 NO2, ये आपस में कौन से आइसोमर है? ऑप्शन ये मान लेते हैं कौन से आइसोमर है। तो यहां पे आपने देखा क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। इसके अंदर लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, Cl अंदर गया, NO2 बाहर। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो वहां पे क्या होता है? आयोनाइजेशन। तो यहां पर भी क्या होगा? आयोनाइजेशन। क्या यहां पर इनके बीच में लिंकेज आइसोमेरिज्म है क्या? नहीं, इसको लिंकेज नहीं बोलेंगे बेटा। लिंकेज तो कब होता? जब यहां पर NO2 अंदर ही रहता, वो किससे जुड़ा रहता? ऑक्सीजन दिखाया रहता, तब होता है। ONO2 होता तब। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा लिंकेज आइसोमेरिज्म। उतारिए इसको, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उतार लिया? अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होती है? ऐसे आयनिक कॉम्प्लेक्स जहां पर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और उनके बीच में लिगेंड के एक्सचेंज से जो आइसोमेरिज्म होगी उसको अपन बोल देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और यहां पर भी कंडीशन वही हाइड्रेट वाली सेम होती है, कैटाइन और एनाइन दोनों पार्ट प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स मस्ट बी आयनिक। देखो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्टी क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज exhibited by those ionic complex in which cationic and anionic both are cationic and anionic part या स्फीयर या पार्ट लिख सकते हैं। cationic and anionic part both are coordination sphere, both are coordination sphere। देखो ये किससे एग्जिबिट होगी? ऐसे आयनिक कॉम्प्लेक्स जहां पर कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
उसके बाद में यहां पर आइसोमर कैसे बनेंगे? बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर, और दोनों ही वहां पर कौन से? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहां पर आइसोमर कैसे बनेंगे? देखो आपको क्या बताया, इट इज एग्जिबिटेड बाय दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स इन विच कैटायनिक और एनायनिक पार्ट बोथ आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन दिस आइसोमेरिज्म, exchange of ligands take place between cationic and anionic पार्ट। जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है, इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके बीच में क्या होगा? लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा एंड रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट सच दैट रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स रिमेन आयनिक। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैटायन और एनायनिक दोनों पार्टी क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जहां पर क्या होगा? लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा। लिगेंड एक्सचेंज होने के बाद में भी क्या रहेगा? कैटायनिक और एनायनिक पार्ट बने रहेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कैसा बना रहेगा? आयनिक। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जनरली नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जाते हैं। कैसे अपन आइसोमर बनाएंगे इसको पढ़ेंगे, और क्या फंडे इसमें बनते हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो इसको उतारना, पहले पॉज करके उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो आगे, देखो एग्जांपल से बता रहे। जैसे मेरे पास में PT NH3 हॉल 4 और दूसरा PTCl4। ये अगर यहां पर आपने देखा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना सिखाया, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर सेम मेटल प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम आएगी। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? देखो याद करो इसकी, x 0 x -4 = 0, 2x = 4, देन x = कितना हो गया? +2। प्लेटिनम पे कितना चार्ज है? +2। तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा? कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा आता है? मैं इसको x मान लेता हूं, इस पे y मान लेता हूं। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैलकुलेशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड का जो भी चार्ज होता है उन दोनों का सम होता है। तो यहां पे कितना होगा? +2, ये कितना है? 0, तो ये तो कितना हो गया? +2। दूसरा देखो, ये +2 -4 कितना हो गया? -2। क्लियर? एक तो ये होगा। दूसरा देखो PT NH3। अब यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। यहाँ पर क्या होगा? NH3 इधर चला जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, NH3 का होल थ्राइस Cl। यहाँ पे क्या होगा? PT NH3 आ जाएगा, Cl3। चार्ज कैलकुलेशन +2 -1 कितना हो गया? +1, +2 -3 कितना हो गया? -1। ठीक है, टोटल इस पे चार्ज कैसे आता है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड पे जो भी चार्ज उन दोनों का सम होता है। इस पे कितना चार्ज होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये 0, ये -1, +2 -1 = +1। ये क्या होगा? +2 -3 -1। फिर एक्सचेंज करोगे आप थर्ड, तो क्या होगा? PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, और इसमें क्या होगा? PT NH3 होल ट्वाइस Cl2। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? +2 -2 +2 -2 कितना हो गया? 0 0। देखो +2 -2 0। तो क्या ये आयनिक बना है क्या? पहला पार्ट कैटायन होना चाहिए, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड आयनिक बना रहना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये उसके बाद में फिर चेंज करो, तो फिर चेंज किया तो PT NH3 Cl3 PT NH3 होल थ्राइस Cl। तो यहां पे देखो ये +2 -3 कितना होगा? -1, +2 -1 कितना होगा? +1। और जब क्या आप ये जानते हो, पहले क्या होना चाहिए? पहले कैटायन आना चाहिए, उसके बाद में
एनाइन आना चाहिए। तो पहले केटाइन को लिख लो और उसके बाद में एनाइन। केटाइन को लिखा PtNH3 होल थ्राइस Cl, ये केटाइन हो गया आपका +1, और ये एनाइन होगा PtNH3Cl3, ये एनाइन होगा। लेकिन ये तो पहले ही रिपीट हो चुका है, देखो ये सेकंड वाला ही तो PtNH3 होल थ्राइस Cl, ये हो गया, तो ये तो रिपीट होगा ना, इसको थोड़ी कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितने आइसोमर बने? 2 आइसोमर। तो यहां पे लिखेंगे टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर, टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितना हो गया? 2। उतारो इसको बेटा, ध्यान में रखना है, चेंज करना है, पहला केटाइन होना चाहिए, दूसरा एनाइन। आगे फंडे भी बताएंगे इसको, उतारो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, दोनों केटाइन और एनाइन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमर का फॉर्मेशन करना सिखाया आपको, क्या करोगे? केटाइनिक और एनाइनिक दोनों के बीच में क्या करना है? एक्सचेंज करना है लिगेंड का। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, x 0x -6 = 0, देन 2x = कितना होगा? +6। तो x की वैल्यू क्या होगी? +3, यानी कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों का ऑक्सीडेशन क्या है? +3। तो यहाँ पे +3 है, ये 0, तो इस पे चार्ज कितना होगा? +3। कॉम्प्लेक्स पार्ट पे चार्ज का कैलकुलेशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के चार्ज से करते हैं। ये कितना? +3 -6 कितना हो गया? -3। अब एक्सचेंज करो, यहाँ पे एक्सचेंज किया आपने तो क्या होगा? CONH3 होल 5 Cl, CrNH3 Cl5। अब देखो चार्ज कैलकुलेशन, पहला केटाइन होना चाहिए, दूसरा एनाइन। कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन है? +3, ये कितना है? -1, +3 -1 कितना हो गया? +2, +3 -5 कितना हो गया? -2। ऐसे फिर एक्सचेंज करोगे, क्या होगा? CONH3 होल 4 Cl2, CrNH3 होल 2 Cl4। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? +1, यहाँ पे कितना होगा? -1। और फिर एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा? CONH3 होल 3 Cl3, CrNH3 होल 3 Cl3। अब देखो इस पे चार्ज, तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये न्यूट्रल -3, तो कितना चार्ज हो गया? 0। ऐसे इस पे कितना होगा? 0। तो यहाँ पर आपको क्या बताया था? लिगेंड के एक्सचेंज होने के बाद में जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो आयनिक बना रहे, तो ये वाला आयनिक नहीं है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर देखोगे, फिर और एक्सचेंज किया आपने, तो क्या किया? CONH3 का होल 2 Cl4, Cl इधर जाएगा, अमोनिया उधर जाएगा, तो क्या होगा? क्रोमियम NH3 होल 4 Cl2, ये हुआ। अब इस पे चार्ज देखो, +3 -4 कितना हो गया? -1। देखो पहला तो ये था, दूसरा ये है, थर्ड ये है, 4 ये है, 5 का आपको बता रहे, और इस पे कितना होगा? +1। पहले एनाइन है, फिर क्या है? केटाइन, तो एक्सचेंज कर दो ना, केटाइन को पहले लिख दो, केटाइन को पहले लिखा, इसको एक्सचेंज करके लिखो। केटाइन को पहले लिखा तो क्या होगा? CrNH3 होल 4 Cl2, अब ये केटाइन बन गया। और देखो ऊपर में से कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे, वहां पे रिपीट हो रहा था क्योंकि सेम मेटल, देखो ऐसा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर क्रोमियम और इधर कौन सा था? कोबाल्ट, तो 5 ही होगा। और देखोगे आप CrNH3 होल 5 Cl, क्रोमियम के Cl को उधर लाना है, कोबाल्ट के अमोनिया को इधर लाना है, तो कितना होगा? +2 CONH3 Cl5 -2 कितना होता? +3 -5 कितना हो गया? -2। ऐसे देखो एक और बता देते हैं लास्ट, CrNH3 होल 6 कितना होगा चार्ज? +3, और यहाँ पर क्या होगा? COCl6 कितना होगा? 3 नेगेटिव। तो टोटल देखो यहाँ पे 7 है, लेकिन इस वाले को तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कैसा रिमेन होना चाहिए? आयनिक, तो ये वाला आयनिक नहीं है, न्यूट्रल है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बन गए आपके पास में? 6। अब देखो एक फंडा बताते हैं आपको याद करने का, कि अगर आपके पास में सभी मोनोडेंटेड लिगेंड हो, सभी क्या हो? मोनोडेंटेड लिगेंड, और मेटल आपके पास में सेम हो, तो वहां पर नंबर ऑफ आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर के हाफ होते हैं। अगर दोनों मेटल डिफर हो
और मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल के उतने ही आइसोमर होते हैं। देखो फंडा क्या बताए, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में तो यहां पर आपको ये दो कंडीशन बताई है। इफ मेटल सेम, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल सेम तो नंबर ऑफ आइसोमर होता है हाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। इफ मेटल डिफर तो इक्वल टू होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर दोनों मेटल डिफर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल ही होगा। बस ध्यान क्या रखना है, आपके पास में लिगेंड कौन सा होना चाहिए, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो बेटा क्या बताया आपको, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें लिगेंड के एक्सचेंज से आइसोमर्स का फॉर्मेशन आपको सिखाया। अगर मेटल सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ होगा, मेटल डिफर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। जैसे प्लेटिनम था इससे पहले तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो आइसोमर कितने बने 2। यहां पर दोनों मेटल डिफर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 तो आइसोमर भी कितने बन गए 6। लेकिन कब बताना ये, जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो। सारे लिगेंड कौन से हो, मोनोडेंटेड। अब देखो और एग्जांपल बताते हैं, आप उतार लो, पहुंच करके उतार लो इसको। तो आपका फंडा क्या बना, इसे बना के नीट में बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो आप डायरेक्ट बता दो ना ऐसे। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कितना होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में दोनों मेटल सेम होगा तो हाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, आइसोमर्स के नंबर क्या होंगे हाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, और डिफर हो तो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। और देखो मान लो मैंने ये दे दिया इरिडियम En हॉल थ्राइस और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेता हूं मैं +3। निकल Cn5 इसका कोऑर्डिनेशन इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा तो यहां पर आप ये नहीं बता सकते, उस फंडे से नहीं बता सकते। अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड, इसके कौन से मोनोडेंटेड लिगेंड। तो दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, इरिडियम। देखो एक इन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से कम होगा 2 से, तो ये तो मोनोडेंटेड इसलिए कितना आना चाहिए यहाँ पर 2। तो यहाँ पे क्या होगा इरिडियम En का ट्वाइस Cn2 और इधर क्या होगा निकल इन और Cn3। अब देखो इस पे चार्ज देखोगे तो इस पे कितना +3 और इस पे देखो +2 -5 -3। इस पे देखो +3 -2 कितना हो गया +1, इस पे कितना आएगा -1। देखो निकल +2 ये -3 तो कितना होगा -1। फिर चेंज करके लिखो, फिर एक और इन इधर चला जाएगा, 2 Cn इधर आ जाएंगे। तो आपको पता है कि फिर ये वाला नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ कि निकल है ये इन का ट्वाइस और क्या बचेगा Cn, और इधर क्या होगा इरिडियम इन एक बचेगा, निकल का इन तो निकल की तरफ तो इन जा रहा है इसका और इसकी तरफ साइनाइड आ रहे हैं, तो कितने Cn हो गए 4। अब देखो +2 -1 कितना होगा +1 और इस पे क्या होगा -1। क्लियर हो। अब देखिएगा और पॉसिबल है क्या, और तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि Cn कितना बचा है, एक ही बचा है, जबकि एक इन जाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितने से कम होगा 2 से। तो यहाँ पर Cn कितने चाहिए थे 2, क्योंकि बेटा जब भी आइसोमर बनाते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। क्लियर है। तो कितने आइसोमर बने 3। तो जो आपको फंडा वो कहाँ पे अप्लाई करना है, मोनोडेंटेड, और जनरली बेटा मोनोडेंटेड ही पूछे जाते हैं। एक और बता देते हैं, अभी जो भी अपन एग्जाम्पल लिया वहां पर केटाइन का नंबर 1 था, एनाइन का नंबर 1 था, यानी स्टाइकोमेट्री का रेशियो 1:1 था। अगर वहां पर स्टाइकोमेट्री का रेशियो 1:1 नहीं हो, यानी इस टाइप की स्टाइकोमेट्री प्रेजेंट हो जहां पर केटाइन और एनाइन है वो 1:1 में प्रेजेंट नहीं हो, जैसे ये वाला केटाइन है, कोई भी चार्ज हो सकता है, ये वाला एनाइन है और इसके नंबर ये मान ले 2 है 3 है 3 है 2 अलग है, 1:1 में नहीं है, तो उस कंडीशन में कितने आइसोमर बनेंगे पूरा मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। इफ रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइन इज 1:1, अगर केटाइन और एनाइन दोनों 1:1 में है, देन
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स मे बी 2 और मोर देन 2। अगर 1:1 में प्रेजेंट होता है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स उसके नंबर 2 और 2 से ज्यादा हो सकता है। और केस वही ध्यान में रखना है, अगर 1:1 है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मेटल सेम है तो हाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल डिफर है तो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर साथ में क्या बताया, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तब बना के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 1:1 में नहीं हो, इफ रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर अदर देन 1:1, then number of coordination isomers is obtained equal to 2। तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2। तो जब भी इस टाइप का दे रखा हो तो वहां पर हमेशा आइसोमर कितने बनाने? 2। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर कैटाइन और एनाइन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, दोनों के बीच में लिगेंड के एक्सचेंज से आइसोमर बनते हैं। 1:1 में मोनोडेंटेड लिगेंड है, मेटल सेम है, तब तो हाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल डिफर है तो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया? और 1:1 के अलावा कुछ भी रेशियो दे रखा हो ऐसे कैटाइन और एनाइन का तो हमेशा कितने बनेंगे? 2। लिख लिया? चलो आगे बताते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहां पे होती है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बताया था ना ब्रिज कॉम्प्लेक्स वाले, तो ये वाले क्या होगा? इट इज exhibited by polynuclear complexes पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है वो इसको शो करते हैं। और इसके अंदर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। कौन से लिगेंड? देखो पॉलीन्यूक्लियर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो ब्रिज लिगेंड होता है, एक टर्मिनल लिगेंड। तो यहां पर होगा एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल लिगेंड, नॉट ब्रिज लिगेंड, बिटवीन मेटल्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखेंगे इन दिस आइसोमेरिज्म एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल लिगेंड नॉट ब्रिज्ड, एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल लिगेंड आकर बिटवीन मेटल्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये कोई ब्रिज कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा, ये मान लेते हो CO H2O हॉल 4 NO2 OH CO, मेटल सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, NH3 का हॉल ट्वाइस H2O2, इस टाइप का दे रखा है। और साथ में बेटा वही सेम कंडीशन है, क्या बताया इसमें? एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल लिगेंड्स अकर बिटवीन मेटल्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वो रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर वाटर इधर चला गया, अमोनिया इधर आ गया, इस टाइप से H2O का हॉल थ्राइस NH3 CO NO2 OH CO, तो अमोनिया क्या इधर आया तो कितना अमोनिया बचा? 1, तो वाटर उधर जाएगा H2O3।
तो जहां पर भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स यानी ब्रिज कॉम्प्लेक्स और उसके बीच में क्या होगा, जो मेटल है इनके बीच में इन टर्मिनल लिगेंड्स है इनका एक्सचेंज होगा, ये रिमेन सेम। और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल थिंग रिमेन सेम। उतारो 5 था कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहला पढ़ा अपन आयोनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट, थर्ड लिंकेज, फोर्थ कोऑर्डिनेशन और ये फिफ्थ हो गया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। 6 नंबर लिखना लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो बेटा लिगेंड आइसोमेरिज्म देखो, आइसोमेरिज्म वर्ड किसके साथ में लगा हुआ है, लिगेंड के साथ। इसका मतलब चेंज किस में आएगा, लिगेंड में। तो बेटा इस टाइप की आइसोमेरिज्म जहां पे लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो करे अपने किसी ग्रुप को चेंज करके, उसकी पोजीशन को चेंज करके, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म ligand itself show isomerism, यानी मैंने ये लिखा ligand itself show isomerism। इसका मतलब ligand है उसके अंदर खुद के अंदर isomerism हो रही है। देखो एग्जाम्पल ऑफ ligand, इस टाइप का मैं कोई ligand है उसका एग्जाम्पल बता दूं। जैसे मैंने ये लिखा इथाइलिन, जैसे ये लिखा NH2, इथाइलिन की जगह प्रोपाइलिन, इस टाइप का कुछ ले रहे हैं अपन NH2। और ये हो सकता है CH NH2 CH2 NH2। तो यहां पर एमिनो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 3rd पे। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और यहां पर कौन सा है, 1 और 2 पे। तो यहां पर लिगेंड के अंदर खुद के अंदर आइसोमेरिज्म होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। देखिएगा एग्जांपल CO, ये लिखा मान लो कि NH3 हाल 4 NH2 CH2 हाल थ्राइस NH2 चार्ज +3, ये मान लिया। और दूसरा ये हो गया CO NH3 हाल 4 CH3 CH NH2 CH2 NH2 3+, ये। तो यहां पे देखो सारी चीज सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ये लिगेंड है इसके अंदर आइसोमेरिज्म आ रही है। न तो यहाँ पर वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, ना आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ना यहाँ पर इम्पीडेंटेड लिगेंड है, न यहाँ पर दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ना पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, लिगेंड के अंदर खुद के अंदर पोजीशन चेंज हो रही है ग्रुप की। इसका मतलब आइसोमेरिज्म किस में आ रही है, लिगेंड में। तो इसको क्या बोलते हैं कि लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ध्यान में रखना आप। उतारिए नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी तक अपन ये पढ़ के आते हैं कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसके बाद की चीजें डिफर होती हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, आइसोमर्स। पॉलीमराइजेशन आइसोमर, पॉलीवर, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मर्स मतलब यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट का जब कॉम्बिनेशन होता तो उसको अपन बोल देते हैं पॉलीमर बोल देते हैं। तो यहाँ पर पॉलीमर में तो मोनोमर यूनिट तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन वो मोनोमर यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब वहां पर सिंपलेस्ट यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, और सिंपलेस्ट यूनिट का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लिखो इन दिस आइसोमेरिज्म empirical formula is same, but empirical formula is same and
molecular formula and molecular formula is differ. empirical formula same है but molecular formula is differ, but molecular formula is integral multiple of empirical formula. यहां पर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या सेम होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होता है, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखो एग्जांपल से बता दें, जैसे मैंने लिखा PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, एक ही कॉम्प्लेक्स, ए कॉम्प्लेक्स मान लिया, बी कॉम्प्लेक्स ये मान लेते हैं PTNS3 होल 4 PTCl4, ये मान लिया। तो इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है, तब अपन किस पे ट्राई करते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका सिंपल रेशियो होता है, जैसे प्लेटिनम है, अमोनिया है, Cl है, इसका रेशियो Pt कितना है? 1, अमोनिया कितना है? 2, और ये भी कितना है? 1। तो क्या होगा? 1:2:2। Cl कितने? 2। यहाँ पे देखो Pt कितने? 2, दोनों में पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये हुआ। अमोनिया कितने हो गए? 4, ये भी कितना हुआ? 4। तो सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:2:2। तो यहाँ पे देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये आपको क्या मिला? सेम। और अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब इसका क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो उतार लीजिए इसको। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तब तक इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से अपने कंसेप्ट बनाइए, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए।